अस्सलामु अलैकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ, मगर कहानी के बारे में कुछ भी लिखने से पहले कहानी को पूरा सुन लीजिए। कहानी सुनाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल सच्ची कहानियों पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे सुनने वालों में शामिल हो जाइए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। अगरचे लाडली होने की वजह से मुझे काफ़ी लाड प्यार मिलता था, मगर मैं अकेली होने की वजह से काफ़ी बोर होती थी। इन दिनों मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ थीं। अब्बू सुबह सुबह ऑफिस चले जाते थे, जबकि अम्मी घर के काम काज करने के बाद सो जाती थीं। उन्हें सर में अक्सर दर्द रहता था, सो वो ज़्यादा आराम करती थीं। यूँ मैं सारा दिन घर में अकेली ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर फिरती रहती। कभी छत पर जाती और कभी सहन में टहलती। मेरी कोई सहेली भी नहीं थी। मुझे सहेली बनाने का बहुत शौक था, मगर आसपास मेरी हम उम्र लड़की कोई न थी। हमारे सामने वाला बंगला भी काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था। कुछ दिन के बाद उसमें एक फैमिली शिफ्ट हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, मगर मुझे ये देखकर मायूसी हुई कि उन ख़ानदान वालों में सिर्फ 3 मर्द और एक बूढ़ी औरत थी। मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैं सोचने लगी, काश इन लोगों के साथ कोई लड़की भी होती तो कितना मज़ा आता। हम दोनों बातें करते और मैं इनके घर भी जाती, मगर अब मर्दों वाले घर में मेरा क्या काम। यूँ भी अम्मी इस मामले में काफ़ी सख्त थीं। खैर, पड़ोस वालों की तरफ से मैं नाउम्मीद हो गई। एक दिन छत पर खड़ी थी कि मेरी नज़र उनके सहन पर पड़ी। वहाँ एक नौजवान लड़की खड़ी थी, जिसकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान होगी। कपड़े अच्छे पहन रखे थे और हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छा था। इसी वजह से शायद उसकी उम्र कम लग रही थी, मगर जो भी था 30 साल से ज़्यादा की हरगिज़ नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ मेरी उम्र अभी सिर्फ 20 साल थी। मैंने इंटर पास किया हुआ था और घर में बैठी थी। अम्मी अब्बू मेरे अच्छे रिश्ते की तलाश में थे। वो नहीं चाहते थे कि बेटी को सर से उतारने वाला काम करें और किसी के भी पल्ले बांध दें। इन दिनों मेरी ख्वाबों की उम्र थी, मगर फिर भी दिल में किसी मर्द का ख्याल नहीं आया था। हंसमुख तो खैर में थी, सभी से हंसकर बात ज़रूर करती थी, मगर दिल का कागज़ कोरा था। मेरा ज़्यादा ध्यान सहेलियां बनाने की तरफ रहता था। बदकिस्मती ये कि मेरी ना ही कोई सहेली थी और ना ही कोई महबूब, बस तन्हाई ही तन्हाई थी। उस दिन छत पर से उस लड़की को देखा तो दिल में एक उमंग सी जागी। सोचा कि इससे दोस्ती की जा सकती है। मुबादा ये पहले भी इसी ख़ानदान में थी, मगर मैंने देखी नहीं थी। शायद बाद में आई होगी। ये 3 लड़के उसके भाई होंगे और माँ उसकी वालिदा होगी। मैंने दिल ही दिल में उनके घर जाने की ठान ली, क्योंकि अब घर में 3 मर्द तो थे, मगर 2 औरतें भी थीं, लिहाजा वहाँ जाना कोई ममनू बात न थी। अम्मी से इजाज़त लेना खैर फिर भी कठिन था। उस दिन मैंने फरमाइश करके सुबह सुबह अम्मी से कस्टर्ड बनवाया और फ्रिज में रख दिया। अम्मी ने ठंडे होने का इंतज़ार नहीं किया और वो सो गई, वरना हम दोनों ने साथ ही कस्टर्ड खाना था। खैर, दोपहर के वक्त जब अम्मी सो गई तो मैं दबे पाँव किचन में आई, अपना हुलिया ठीक किया, एक प्लेट में कस्टर्ड निकाला और बाहर दरवाजे तक आ गई। मैंने दबे कदमों दरवाजे से बाहर कदम रखा और बाहर वाला दरवाज़ा लॉक कर दिया। अम्मी के आने से पहले ही मैंने आ जाना था, सो मुझे फ़िक्र नहीं थी। अम्मी ने कभी भी 3 घंटे से पहले आँख नहीं खोली थी। मैं बेफिक्र होकर पड़ोस के घर चली गई। घंटी बजाई तो 2-3 मिनट तक कोई न आया। खड़े खड़े तो मैं झुंझलाने लगी। अभी जाने ही वाली थी कि दरवाज़ा खुला। सामने वही औरत खड़ी थी जिसे मैंने सहन में देखा था। उस दिन मैंने उसे दूर से देखा था तो वो कुछ खास न लगी थी, मगर आज करीब से देखा तो मैं उसकी हुस्न की तारीफ़ किए बिना न रह सकी। उसका हुस्न लाखों में एक था, मगर न जाने क्यों चेहरे पर सोगवारी सी छाई हुई थी। आंखें सूजी हुई थीं और उनमें लाल डोरे रात भर ना सोने की खमासी कर रहे थे। मुझे हैरत हुई कि इतने बड़े बंगले में रहने के बावजूद भी इसका हुस्न इतना सोगवार क्यों है। ना ही हाथों में कोई चूड़ियाँ थीं और ना ही कोई कंगन वगैरह। मैं तो हर वक्त ही सजी संवरी रहती थी, क्योंकि मैं खुशबाश और शौक चंचल लड़की थी।
خیر میں نے اس سے کہا میں ساتھ والے ہی گھر سے آئی ہوں، آپ لوگ یہاں نئے نئے شفٹ ہوئے ہیں تو سوچا کہ آپ سے مل لوں۔ اس نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا مگر اس کی مسکراہٹ بڑی پھیکی تھی۔ وہ مجھے اندر لے کر آ گئی۔ گھر کی بوڑھی خاتون ویل چیئر پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ اتنے میں وہ لڑکی کچن میں میری پلیٹ خالی کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ پلیٹ لے کر آ گئی۔ اس میں کچھ خشک میوہ جات رکھے تھے۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں چلنے کا کہا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم تک آ گئی۔ ان کے گھر میں عجیب سی ویرانی اور خاموشی تھی۔ دوپہر ہونے کے باوجود کمروں میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی اور کھڑکیوں پر پردے ابھی تک پڑے ہوئے تھے۔ البتہ ڈرائنگ روم خاصا روشن تھا۔ میں نے اس کے کمرے کا جائزہ لیا تو وہ بولی، دراصل ہم ابھی شفٹ ہوئے ہیں، میں نے چیزیں ان پیک نہیں کی تو گھر کا ماحول تھوڑا خراب ہے۔ مجھے اس کی بات پر تعجب نہ ہوا، عموماً ایسا ہو جاتا ہے۔ خیر اس دن مختصر بات چیت کے بعد میں گھر آ گئی۔ مجھے اس سے مل کر اچھا لگا تھا۔ وہ خاصی خوش اخلاق اور ملنسار عورت تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ میں گھر آئی تو شکر کیا۔ میری والدہ ابھی تک سو رہی تھیں۔ میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ میں تھوڑی خوش بھی تھی کہ اب امبر سے بات کرنے کا موقع مل جایا کرے گا۔ میں نے امی کو ان لوگوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بھی کہا کہ وہ کل ان سے ملنے چلیں گی۔ یہ سوچ کر میں فکر میں پڑ گئی کہ کہیں امبر میری کل والی ملاقات کا ان سے ذکر نہ کر دے اور یوں میں بھی پھنس جاؤں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں امی کے ساتھ ہی امبر کے گھر جاؤں گی تاکہ اگر امبر کوئی ایسی ویسی بات کرے تو میں امبر کو اشارے سے ٹوک سکوں اور وہ امی کو میرے آنے کے بارے میں نہ بتائے، کیونکہ میں امی کو بغیر بتائے آ گئی تھی۔ خیر اگلے دن ہم ان لوگوں کے گھر گئے۔ ہم نے دروازہ بجایا تو تھوڑی دیر تک کوئی نہ آیا۔ میں تھوڑی شرمندہ سی ہو گئی۔ امی بھی مجھے گھور کر دیکھنے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مرد نے دروازہ کھولا۔ اس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ اس نے بنیان پہنی ہوئی تھی، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، شلوار بھی ڈھیلی سی تھی۔ یہ دیکھ کر تو امی شرم سے پانی پانی ہو گئیں، مگر اب وہاں سے پلٹ بھی نہیں سکتی تھیں، برا لگتا۔ اتنے میں امبر دروازے پر آ گئی اور بولی، معاف کیجیے گا مجھے ذرا دیر ہو گئی، آپ لوگ اندر آ جائیں، میں بھی آپ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خوش دلی اور خوش اخلاقی دیکھ کر امی اس مرد کا رویہ بھول گئیں۔ ہم امبر کے ساتھ اس کے ڈرائنگ روم تک آ گئے، جبکہ وہ مرد پاؤں گھسیٹتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ اس کا حلیہ یہی بتا رہا تھا کہ وہ ابھی سو کر اٹھا تھا۔ ہم نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، البتہ امبر تھوڑی خجل سی نظر آ رہی تھی، اس کا بھی حلیہ درست نہیں تھا۔ ایک بار پھر وہ وضاحت دینے لگی، وہ دراصل ہم لوگ ابھی اٹھے ہیں تو گھر ذرا بکھرا ہوا ہے۔ اس نے چیزیں ادھر ادھر کرتے ہوئے کہا تو امی بولی، کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ پڑوس میں نئے نئے آئے ہیں، اسی لیے ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، مگر معاف کیجیے گا آپ کو ہمارے اس وقت آنے پر تکلیف ہوئی۔ دراصل ہم لوگ صبح سویرے اٹھنے کے عادی ہیں، اسی لیے صبح صبح آپ کے گھر آ گئے۔ امی نے بھی وضاحت دی۔ اس دن کے بعد سے میری امبر سے دوستی ہو گئی۔ میں اکثر کچھ کھانے کے لیے پکاتی تو اس کے لیے لے جاتی۔ اگرچہ عمر میں وہ مجھ سے تھوڑی بڑی تھی، مگر میری اس کے ساتھ خوب گپ لگتی تھی۔ امی کو بھی میری اس دوستی کے بارے میں پتہ تھا۔ ہماری دوستی بڑھی تو امبر مجھے اپنے کمرے تک لے گئی۔ اس کا کمرہ نفاست سے سجا ہوا تھا، چوڑیاں اور بناؤ سنگھار سبھی کچھ تھا۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ امبر شادی شدہ ہے، حالانکہ میں یہی سمجھتی آ رہی تھی کہ وہ اس گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ خیر سے میں باتونی اتنی تھی کہ اس بیچاری کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس نے مجھے اپنی شادی کی تصویریں بتائیں اور بتایا کہ اس کا شوہر پردیس میں رہتا ہے، اس نے وہاں دوسری شادی بھی کر رکھی ہے، جبکہ وہ یہاں اپنی ساس اور دیور کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا جیٹھ بھی کبھی کبھار آ جاتا ہے۔ مبادہ اس کی اداسی کی یہی وجہ تھی کہ اس کا شوہر پردیس میں رہتا تھا اور وہ اپنی دیور اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ باتوں باتوں میں میری نظر اس کی بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی گولیوں پر پڑی۔ میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، امبر کیا تمہیں کوئی بیماری ہے جو اتنی ساری گولیاں یہاں رکھی ہیں؟ میری بات پر اس نے افسردگی سے کہا، نہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے، ہاں بس مجھے تھوڑا ڈپریشن ہے تو نیند نہ آنے کی وجہ سے گولیاں کھانا پڑتی ہیں۔ ارے تمہیں نیند کیوں نہیں آتی؟
आखिर मुझे कुछ तो बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? इतने दिन बाद तो मुझे ये पता चला कि तुम तो शादीशुदा हो। अब अपने बारे में कुछ और भी बता दो। जीजू से कैसे मुलाकात हुई, कहाँ हुई, और फिर शादी कैसे हुई? मेरे शौक लहजे में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत होती थी, मगर वो उतनी ही उदास और दुखी थी। वो कुछ कहने ही लगी थी कि फिर रुककर बोली, छोड़ो, तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो अभी कंवारी हो, तुमसे ये बातें करना मुनासिब नहीं। उसकी इस बात पर मुझे शदीद गुस्सा आया। अरे मेरी शादी नहीं हुई तो इसका क्या मतलब कि तुम मुझे अपने दिल का हाल नहीं बताओगी? मैंने उसके करीब बैठते हुए मसनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा, नहीं सारिया, ये बात नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती, मगर। वो फिर अपनी बात अधूरी छोड़कर चुप हो गई। अब तो मुझे सचमुच का गुस्सा आने लगा। देखो, तुम मुझे इतना बेवकूफ़ न समझो, मुझे सब पता है कि क्या क्या होता है। मैंने ज़रा बड़ा बनने की कोशिश की तो वो हंसती और बोली, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वक्त के साथ ही समझ में आती हैं। एक बार फिर उसने उलझाने वाले लहजे में कहा। मैं तो सचमुच उससे नाराज़ होकर घर आ गई, मगर मैं जानती थी कि वो उदास है। ज़्यादा देर उससे नाराज़ न रह सकी। 1-2 घंटे बाद खुद ही उसके घर वापस चली गई। मुझे देखते ही वो मोहब्बत से बोली, तुम नाराज़ हो गई, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। उसने कहा तो मेरे लहजे में मायूसी आ गई। और कितना इंतज़ार करवाओगी? मैं पहले ही तुमसे पूछ पूछ कर थक गई हूँ। खैर आओ, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके कमरे तक ले आई। उसके कमरे में पहुंचकर मैंने उसका कंप्यूटर ऑन किया और उसे समझाने लगी, देखो, डिप्रेशन के बहुत सारे इलाज हैं, दवा हर चीज़ का हल नहीं होती, तुम कब तक यूं ही सिसकती रहोगी? ये दवाएं तो तुम्हारा नशा बन जाएंगी, खुदा के लिए इन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बताती हूँ कि तुम्हारा डिप्रेशन मिनटों में दूर हो जाएगा। मैंने उसे कहा तो वो पुरउम्मीद हो गई। फिर मैंने कंप्यूटर पर उसे कुरान पाक की तलावत लगा कर दी। मेरा यकीन और ईमान था कि कुरान पाक की तलावत इंसान को बड़े से बड़े गम से निकाल देती है। मैंने एक माहिर डॉक्टर की तरह उसे लेटने का कहा और उसके कंप्यूटर पर तलावत चला दी। आधे घंटे तक वो आंखें मूंदे सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। मुझे भी ये जानकर इत्मीनान हुआ कि तलावत सुनकर उसे सुकून मिला था। फिर मैंने उसे मुख्तलिफ उलमा के लेक्चर्स डाउनलोड करके दिए और कहा कि ये सुना करो, इससे तुम्हें ज़िंदगी की रोशनी मिलेगी और तुम्हारे दिल को वो सुकून मिलेगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे बातें करते हुए वो हैरत से देख रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे ये बातें हैरान कर रही हैं। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी किरण नजर आई। मैंने उसे मज़ीद कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। मैं चाहती थी कि वक्त आने पर वो मुझे खुद ही बता दे। उस दिन मैं घर आई तो बहुत खुश थी। अम्मी को इस बारे में बताया तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी और मुझे प्यार किया। उस रात मेरी आँख खुली तो चीखों की आवाज़ आ रही थी। मैंने गौर किया तो वो आवाज़ें पड़ोस से अंबर के घर से आ रही थीं। मेरा दिल दहल गया। खुदा जाने क्या हुआ था। उस वक्त अम्मी को जगाना भी मुनासिब नहीं समझा, सो मैं अपनी आंखें मूंदे लेटे रही, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अंबर के घर जाने की जल्दी थी। ये चीखें यकीनन उसी की थीं। सुबह होते ही मैं अम्मी के साथ घर के कामों में लग गई ताकि अम्मी जान जल्दी से फारिग हो जाएं और मैं अंबर की तरफ जा सकूं। तकरीबन 11 बजे के करीब अम्मी फारिग हो गईं और अपने बेडरूम में सोने के लिए चली गईं। अम्मी के सोने के आधे घंटे के बाद मैं घर से निकल गई। अंबर के घर गई तो खिलाफे मामूल उसने बहुत जल्दी दरवाज़ा खोला। आज उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब थी। आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं और चेहरा भी लाल हुआ था। उसके हाथ पर जख्मों के निशान थे। वो जल्दी से मुझे अपने कमरे में ले गई और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, अंबर अब तो बता दो, आखिर क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान रखती है? मेरे पूछने पर वो फूट पड़ी और बोली, सारिया, तुम्हें नहीं मालूम तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। कल जब तुम यहाँ से गई थी, तुमने मुझे कुछ उलमा के बारे में बताया था। तुम्हारे जाने के बाद मैं 1 मिनट भी सुकून से नहीं बैठी और पूरे 6 घंटे मुख्तलिफ उलमा के बयानात सुनती रही। ये हदायत की रोशनी हमारे घर में पहले कभी नहीं आई। हम सब गुमराही में पड़े हुए लोग हैं। रिश्तों की तमीज़ हमारे घरों से ख़त्म हो चुकी है।
दौलत ने इन लोगों को अंधा कर दिया है। रिश्तों का तकद्दुस इन लोगों को आता ही नहीं है। 6 माह पहले मैं ब्याह कर इस घर में आई थी। मेरा शौहर मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, मगर फिर 2 माह के बाद ही वो परदेश चला गया। उसके जाने के बाद मेरे देवर काशिफ ने बताया कि वहाँ उसने दूसरी शादी कर ली है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मगर उनके जाने के बाद ही मेरे देवर का मुझसे रवैया बदल गया। मेरी परवरिश भी जहालत भरे माहौल में हुई थी, सो मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह तो न थी, मगर दिल में अजीब सी बेसुकूनी थी। मैं हर रात घंटों रोती थी। मुझे यही बात रुलाती थी कि मैं अपने शौहर की अमानत हूँ, तो फिर क्यों किसी के हाथों खिलौना बनी रहूँ। मेरे इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। जेठ और देवर मुझ पर तरह तरह के जुमले कसते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि शर्म से मैं पानी पानी हो जाती हूँ। और फिर उन्हें कोई तमीज़ कोई शर्म भी नहीं है। दोनों मेरी गुर्बत में रह चुके हैं, इनकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन कल जब तुमने मुझे उलमा के बयानात खोल कर सुनाए तो मुझे होश आया कि मैं भी एक मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ। कल रात मैंने पहली बार इशा की नमाज पढ़ी। घर में कुरान पाक नहीं था, सो मैंने कंप्यूटर पर ही तलावत लगा कर सुनी और साथ साथ कुरान पाक दोहराती रही। अभी मैं इस अमल में मसरूफ़ थी कि हस्बे मामूल मेरा देवर आ गया। उसे देखकर मैंने मुंह फेर लिया। मेरे इस अंदाज पर तो वो तिलमिला उठा, कहने लगा, बड़ी नेक परवीन बन रही हो। उसकी इस बात पर मैंने कोई जवाब न दिया और बददस्तूर अपने ज़िक्र में मशगूल रही। मेरे तो दिल की दुनिया ही बदल गई थी। मैंने अब दिल में पक्का तहैया कर लिया था कि शौहर के अलावा किसी को करीब नहीं आने दूंगी और हरगिज़ उसकी अमानत में खयानत नहीं करूंगी। मगर मेरे देवर के लिए तो ये सब कुछ शायद नया था। उसने शराब पी रखी थी। आते ही वो मनमानी करने लगा। मैंने उसे रोका तो उसने मुझे बालों से पकड़ लिया और मुझे अजियत देने लगा। मेरी सास को इन बातों की कहाँ परवाह है। वो तो पुराने ज़माने की औरत हैं, न जाने उनका जहन किस मिट्टी का बना है। वो अपने बेटों को ज़रा भी नहीं समझाती, बस चुपचाप कोने में पड़ी रहती हैं। मैं भी नौकरों की तरह उनकी खिदमत करती रहती हूँ। कल मैंने पहली बार अपने देवर के सामने मज़ाहमत की है। मैंने उसे बता दिया है कि मैं आइंदा उसकी कोई गलत बात नहीं मानूंगी। मेरे ये बताने पर वो शदीद गुस्से में है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये अचानक तब्दीली मुझ में कहाँ से आ गई। इसीलिए मैं सीधा तुम्हें अपने कमरे में लेकर आ गई, कहीं उसे ये शक न हो जाए कि तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारी सोहबत ने मेरे दिल की दुनिया बदल कर रख दी है। तुम्हें ये बताना भी इसीलिए मुनासिब समझा कि तुम उस वक्त मेरे घर में कभी ना आना जब मैं घर में ना हूँ, क्योंकि हमारे घर के मर्दों का कोई भरोसा नहीं है। इनके नज़दीक रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। दुआ करो कि मेरे घर वालों को हिदायत मिल जाए जिस तरह मुझे मिल गई है। उसकी ये बातें सुनकर जो मुझे कुछ समझ में आ गई थी और कुछ आज समझ में आई हैं, मुझे उससे बहुत हमदर्दी महसूस हुई और साथ में खुशी भी हुई कि उसने मेरी नसीहत पर अमल किया। 6 माह के अंदर अंदर उसने खुद को मुकम्मल बदल कर रख दिया। अब वो सोमो सालात की पाबंद है, बाकायदगी से कुरान पाक की तलावत करती है और अपने घर में उसने अपने गिर्द एक ऐसा हिसार खींचा है कि उसके देवर चाह कर भी उसके करीब नहीं आ पाते। शायद उसने हालात ही इस तरह के पैदा कर लिए हैं कि कोई उसके करीब आना भी गुनाह समझता है। सच है कि औरत अगर खुद बाकिरदार हो तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं होती कि उसे पामाल करे। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।